बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और डाउन वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। और ये सेशन जो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का जो टेस्ट आ रहा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2020 के, तो उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बेसिक MCQs हैं जो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हैं। तो चूँकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ टेस्ट्स इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, तो इसलिए ये लेक्चर तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर की MCQs को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस MCQs को। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2020 में जो फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का टेस्ट आ रहा है, उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वोकैबुलरी। और ये इस पर हमने लेक्चर अटेंड किया हुआ है फरीद उस्मान ने। इसके अलावा हमारा जो पिछला लेक्चर था जो मैंने अटेंड किया था वो ग्रामर यूजेज के हवाले से था, वो भी हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जो हमारा लास्ट पार्ट है इंग्लिश पोर्शन का, उसको हम कर रहे हैं। तो इसमें मैंने ये किया है कि जो प्रीवियस टेस्ट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs थे उसको मैंने इकट्ठा किया है। सारे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, और मैंने उसको उसी तरह से छोड़ दिया है जिस तरीके से वो टेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो MCQs हैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से कि वो किस किस्म का होगा। तो ये हमारे पास इस किस्म का एक MCQs आता है। पहले ये ओपन हो जाए कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ये एक सेंटेंस हमें दिया गया है कि अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये इसको ड्राइंग टूल्स का लगा दूँ। अच्छा, तो इसमें है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो ये सिंपल सेंटेंस हैं, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अब यहाँ पर देखिए ये इस सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे, फिर बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस किस्म का है। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एक क्लाज हमारा बनता है। यू विल नॉट सक्सीड, ये हमारे पास ये दूसरा क्लास बन जाता है। तो यहाँ पर यू विल नॉट सक्सीड हमारे पास मेन क्लास हैं, या जिसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। और अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर ये वर्ड अनलेस जो है इसने उसको डिपेंडेंट बना दिया है, ये डिपेंडेंट क्लास बनता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास, ये दोनों मिलकर जब इस किस्म का सेंटेंस बनाते हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। इस किस्म के सेंटेंसेस कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस उन्होंने उसको ठीक कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंपल सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं। इसके मुतालिक हमारे डाउन वर्चुअल एकेडमी एक मुकम्मल कोर्स उसके मुतालिक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इसके हवाले से, यानी जो ग्रामर के बेसिक हैं। और इस वीडियो के आखिर में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने डाउन वर्चुअल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।
तो चलते हैं अपना दूसरा जो हमारा, अच्छा यहाँ पर ये ड्राइंग पहले क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए। तो ये बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका एक एमसीक्यूज हैं कि जो भी सेंटेंस होता है हर एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई अ प्रेडिकेट। तो देखिए ये सब्जेक्ट नाउन की सूरत में हो सकता है, प्रोनाउन की सूरत में हो सकता है, नाउन फ्रेज वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके मुतालिक हो सकती है। लेकिन बेसिक चीज़ जो हमारे पास होती है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट होता है। और फिर सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा होता है, अमूमन इसमें वर्ब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वर्ब के साथ एडवर्ब भी हो सकते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के यानी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के हो सकते हैं। तो उस वो जो जितने भी हमारे पास वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं उसको फिर हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सेंटेंस जो बुनियादी तौर पे उसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो आपको बताया आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हर एक स्टेटमेंट, हर एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। तो इसमें नाउन नहीं आ सकता, वर्ब तो है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आता है, लेकिन वर्ब के साथ और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो फिर उन सारी चीज़ों को टेक्निकली ग्रामर में प्रेडिकेट बोलते हैं। और ये फ्रेज की सूरत में, क्लास की सूरत में हो सकते हैं। क्लास तो खैर सारा वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलकर एक क्लास बनाता है, यानी मतलब जो टेक्निकल वर्ड है उसके लिए जो यूज़ होता है वो है प्रेडिकेट। तो हमारा ये इस एमसीक्यूज़ का एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, तो ये हमारे पास उसका सही आंसर है। फिर इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है, सम स्टूडेंट आर खाली जगह एट कॉपिंग, एडेप्ट और एडॉप्ट, और ये है इडिप्ट। तो इसमें एडेप्ट है यानी माहिर होना, ये एडेप्ट ये ओकेबलरी से ताल्लुक़ रखते हैं कि बाद स्टूडेंट्स कॉपी करने में माहिर होते हैं, तो यहाँ इसके लिए एडेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इसको हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वोकेबलरी के साथ हैं, आज का हमारा वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। फर्दर खाली जगह मी नॉट टू गो आउट इन द कोल्ड, फर्दर एडवाइस्ड मी, यानी ईडी को मैंने थोड़ा सा वो प्रोनाउंस किया, एडवाइस्ड, सी ये इस तरीके से नहीं होता, एडवाइस होता है, ये एज ए वर्ब यूज़ नहीं होता। हाँ ये एडवाइज्ड ये भी हो सकता है एज ए वर्ब, तो वर्ब के तौर पे हम एडवाइज एस, और नाउन के तौर पे सीई एडवाइस ये बोलते हैं। यहाँ पर ये एडवाइस ये मतलब ये ठीक है, और ये तो बिल्कुल ऑल टुगेदर गलत है। ये भी ठीक है, लेकिन फिर इसमें ये एडवाइस हैं और ये एडवाइज्ड हैं। फर्दर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो इन कोल्ड, तो इसमें चूँकि पास्ट टेंस से उसका ताल्लुक है तो इसलिए यहाँ पर ये एडवाइज्ड यूज़ हुआ है। न ये एडवाइस हो सकता है, न ये एडवाइज्ड अजीब किस्म का है वो, नाउन के साथ ये ईडी वगैरह नहीं लग सकते। अच्छा ये भी हो सकता था, लेकिन एडवाइस, लेकिन ये चूँकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये एडवाइज्ड यूज़ होता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और हर एक स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती है, तो इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है। शी डजंट नो द रीज़न फॉर हिज डिसअपीयरेंस, वो नहीं जानती हैं कि वो मतलब जो कोई आदमी वगैरह था वो किस तरीके से गायब हुआ, या मतलब उसके गायब होने के पीछे क्या वजूहात थे। तो बेसिक मकसद तो उसका ये है, लेकिन यहाँ पर रीज़न फॉर हिज डिसअपीयरेंस, शी डजंट नो द रीज़न ऑफ हिज डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चीज़ है वो यहाँ पर है ऑफ,
और यहाँ पर जो है यहाँ पर है फॉर। तो ये ऑफ और फॉर ये प्रीपोजिशन की डिस्कशन है, प्रीपोजिशन में ये इस्तेमाल होते हैं। शी डजंट नो द रीज़न एट हिज डिसअपीयरेंस, तो ये तो ऑल टुगेदर गलत है, ये भी प्रीपोजिशन है लेकिन ये प्रीपोजिशन ये डिसअपीयरेंस के साथ इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। और फिर इसके साथ ये विद आया है कि अगर हम उसके साथ विद इस्तेमाल करें तो अब रीज़न फॉर हो सकता है या रीज़न ऑफ हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के बातों में वो जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो रीज़न फॉर हिज डिसअपीयरेंस यूज़ करते हैं सर्कमस्टांसिस के हवाले से। तो ये शी डजंट नो द रीज़न फॉर हिज डिसअपीयरेंस, तो ये प्रीपोजिशन की डिस्कशन है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव हमारा ये ऑप्शन ठीक है इस ऑब्जेक्टिव का। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद सेल्फिश पीपल। ये वोकेबलरी का क्वेश्चन है, यानी मतलब किस तरीके से डू नॉट मेक फ्रेंडशिप विद सेल्फिश पीपल या डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद सेल्फिश पीपल, और आखिर में है डू नॉट मेक फ्रेंडली विद सेल्फिश पीपल। तो वोकेबलरी के साथ इसका इस तरीके से ताल्लुक़ है कि इसका बेसिक पर्पज़ या मकसद ये है इस स्टेटमेंट का कि जो खुदगर्ज़ लोग होते हैं उनको दोस्त मत बनाओ। तो उसके लिए फिर डू नॉट मेक फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स यूज़ होता है। डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद सेल्फिश पीपल, ये फ्रेंडशिप नहीं इस्तेमाल होता, फ्रेंडली इस्तेमाल नहीं होता। तो आम तौर पे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स इसमें गलती कर जाते हैं, डू नॉट मेक फ्रेंड्स और डू नॉट मेक फ्रेंड। यहाँ पर ये फ्रेंड है और ये फ्रेंड्स है। तो जो बेसिक फ्रेज़ यूज़ होता है तो वो होता है टू मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करना। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि खुदगर्ज़ लोगों के साथ दोस्ती मत बनाओ, तो इसमें ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक रहता है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है सीइंग द वुल्फ द बॉय रैन अवे। तो इसके लिए लिखा है कि ये सिंपल सेंटेंस हैं या ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं या ये कंपाउंड सेंटेंस हैं या ये नन ऑफ दीज हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको ड्रा कर लूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास मेन जो क्लास हैं वो ये हैं द बॉय रैन अवे। यहाँ पर ये दी जो है वो भी इसके साथ लगता है, दी बॉय रैन अवे। तो इसमें ये देखिए ये बॉय जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, रैन अवे हमारा प्रेडिकेट है। तो ये एक मेन क्लास यूज़ हुआ है और उसके साथ साथ एक कंडीशन इस्तेमाल हुआ है एक फ्रेज की सूरत में, सीइंग द वुल्फ, वुल्फ को देखते हुए। तो या सीइंग द वुल्फ ये कोई क्लास नहीं है, इसको हम फ्रेज बोल सकते हैं लेकिन क्लास नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों वो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क होता है और सेंटेंस का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का या सेंटेंस के टाइप का तयन जो हम करते हैं वो क्लास की बेस पर करते हैं, न कि फ्रेज़ की बेस पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रेज़ है और वो मेन क्लास आप उसको एक फ्रेज़ है और एक क्लास है। तो वो क्लास जो है वो हमारा मेन क्लास हैं, इंडिपेंडेंट क्लास हैं, उसके साथ कोई और क्लास इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसके लिए फिर हम बोलते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। इस किस्म के सेंटेंसेस जो सिर्फ एक ही क्लास से बने हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इस पर आप लोगों ने गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर सीइंग द वुल्फ ये कोई क्लास के तौर पे यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये क्लास नहीं है, क्लास हमारे पास ये है दी बॉय रैन अवे। तो ये इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। आप लोगों ने इस चीज़ को सीइंग द वुल्फ, इस चीज़ पर आप लोगों ने गलती से उसको वो कम्प्लेक्स या कंपाउंड में नहीं लेके जाना है। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू गो स्विमिंग टुमारो और यू प्रेफर टू प्ले टेनिस। तो इसके लिए भी यही कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं या ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं या ये हमारे पास कंपाउंड है या ये हमारे पास नन ऑफ दीज हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस सेंटेंस को एनालाइज करूँ आप लोगों के साथ कि डू यू वांट टू गो स्विमिंग टुमारो। एक तो हमारे पास ये क्लास आ गया और ये क्वेश्चन की सूरत में है। फॉर एग्जांपल यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, यू वांट टू गो टू स्विमिंग टुमारो, ये फिर इसके बाद प्रेडिकेट बनता है। और फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा क्लॉज है वो है वुड यू प्रेफर टू प्ले।
तो यहाँ पर ये वुड यू प्रेफर टू प्ले, यहाँ पर यू जो हमारा है ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रेफर टू प्ले टेनिस ये जो है, फिर ये वुड और यहाँ पर डू को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया गया है ताकि उसको क्वेश्चन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू गो स्विमिंग टुमारो, यहाँ तक ये एक क्लास, और वुड यू प्रेफर टू प्ले टेनिस। तो यहाँ पर देखिए जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें दोनों क्लासेस को आप कंजंक्शन ए एंड और बट वगैरह इस किस्म के जो कंजंक्शन होते हैं अगर इनके ज़रिए से उसको मिला दिया गया हो तो फिर उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल है कि डू यू वांट टू गो स्विमिंग टुमारो ये एक क्लास, वुड यू प्रेफर टू प्ले टेनिस ये दूसरा क्लास, और इसको आर के ज़रिए से मिला दिया गया है। अच्छा, ये दोनों क्लासेस जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, या उसके लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मेन क्लास। तो इस तरह दो मेन क्लासेस या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जब आपस में कंजंक्शन के ज़रिए से मिल जाए तो फिर इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो ही इज़ नॉट ओनली एन ऑरेटर बट आल्सो ए फिलोसोफर। तो इसके लिए भी यही इस्तेमाल हुआ है कि ये कंपाउंड सेंटेंस हैं, ये सिंपल सेंटेंस हैं, ये कंपाउंड सिंपल नन ऑफ दीज हैं। तो ये कंपाउंड किस तरीके से, ये तो थोड़ी सी मैंने तेज़ी की, कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से, ही इज़ नॉट ओनली एन ऑरेटर, ही इज़ एन ऑरेटर। देखिए ये नॉट ओनली को अगर हम बीच में से निकाल दें, ही इज़ एन ऑरेटर, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास इस तरीके से ही ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ एन ऑरेटर। तो यहाँ तक ये ऑरेटर तक ये हमारा एक क्लास बन जाता है। बट आल्सो ए फिलोसोफर। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी इस तरीके से कि ये सब्जेक्ट इस क्लास के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और ये सब्जेक्ट इस क्लास के लिए भी यूज़ हुआ है। चूँकि हमारा सब्जेक्ट एक ही है, ही चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसा बोलते ही इज़ एन ओरेटर बट शी इज़ अ फिलोसोफर, तो देखिए यहाँ पर फिर हमने शी लाजमन लगाना होता। तो चूँकि ये एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि ये सिर्फ ऑरेटर नहीं है, मुकर्रर नहीं है, तकरीर करने वाला ही नहीं है, बल्कि वो फिलोसोफर भी हैं। और इसको किस चीज़ के ज़रिए से मिला दिया गया है, इसको बट के ज़रिए से मिला दिया गया है। तो ये इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जिस तरीके से हमने पहला वो जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि जब दो क्लासेस इस तरीके से मिल जाए कि कंजंक्शन के ज़रिए से ए एंड और बट, इस तरीके से जब कंजंक्शन के ज़रिए से मिल जाए और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हो तो फिर उस टाइप ऑफ सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये कंपाउंड सेंटेंस हैं। इसमें ट्रिक थोड़ा सा ये है कि कैंडिडेट्स गलती कर जाते हैं कि इसमें ये तो सिर्फ एक ही क्लास हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट एक हैं और ये जो है फ़िलासफ़र तो लिखा गया है लेकिन उसके साथ ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वही सब्जेक्ट इसको हज़फ किया गया है। ये ही वाला सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि ही इज़ नॉट ओनली एन ओरेटर बट ही इज़ आल्सो ए फ़िलासफ़र। लेकिन सेंटेंस को कम्पैक्ट बनाने के लिए फिर इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल है। फिर इसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से जो MCQs नंबर 10 है, दे रेस्टेड व्हेन नाइट केम। अच्छा, ये भी थोड़ा सा पहले हम एनालाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है या कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दे रेस्टेड, ये हमारे पास एक क्लास बन गया। दे रेस्टेड, ये दे सब्जेक्ट एंड रेस्टेड ये प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो फ़र्क होता है या प्रेडिकेट कैसे बनता है, सब्जेक्ट किस तरीके से होते हैं, ये आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम तफसील से पढ़ेंगे। व्हेन नाइट केम,
नाइट केम, ये यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्लॉज है, और यहाँ पर नाइट हमारा सब्जेक्ट है, केम फिर इसके बाद प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं ये व्हेन है, और ये व्हेन, इफ, दो, ऑल दो, इस किस्म के जो कोऑर्डिनेटर्स कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये मुख्तलिफ ये कंजंक्शंस की मिसाल है। तो इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं कि ये व्हेन, इफ वगैरह ये सबऑर्डिनेट। तो ये क्या होता है, ये मेन क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट क्लास है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है। तो ये व्हेन से, ऑल दो से, इफ़ से आपको पता चल सकता है कि हमारे पास ये जो क्लास हैं ये सबऑर्डिनेट क्लास हैं, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। तो जिस तरीके से पहले भी हमने एक दो एग्जाम्पल पढ़े कि जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास या एक मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास आपस में मिल जाए तो फिर उसके लिए हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये कंपाउंड नहीं होता, ये कम्प्लेक्स होता है। देखिए कंपाउंड कम्प्लेक्स में मेन फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, कंपाउंड में दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और बट के ज़रिए से मिलाया जाता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है, कम से कम एक मेन क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास, और इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस तरह यहाँ पर व्हेन है उसके ज़रिए से मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस की एक मिसाल है। तो यहाँ पर ये देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 या ऑब्जेक्टिव नंबर 11, योर पेन इज इन द बॉक्स और इनटू द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स या नन ऑफ दीज। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव है, योर पेन इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो ये प्रीपोजिशन के हवाले से सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ तो ठीक है ताल्लुक़ है, लेकिन बहरहाल इसको इतना ज़्यादा वो हम एक्सप्लेन नहीं करते। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन ही गॉट अप, वॉक्ड ओवर टू द विंडो एंड जम्प्ड आउट। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है ये भी थोड़ा सा पहले यहाँ पर लिख दूँ कि ही गॉट अप। यहाँ पर देखिए ही गॉट अप, ही हमारा सब्जेक्ट है और गॉट अप हमारा प्रेडिकेट है। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी अगर हम ये कहते कि ही गॉट अप एंड ही वॉक्ड ओवर टू द विंडो एंड ही जम्प्ड आउट, अगर इस तरीके से हम बार बार इसको इस्तेमाल करते ही, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब बार बार रिपीट हुआ है। देखिए ये गॉट अप हमारा क्या है, ये हमारे पास ये वर्ब है, ये गॉट अप, ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर इसके बाद हमारा ये जो बन गया गॉट अप, ये हमारा एक वर्ब बन गया, वॉक्ड ओवर दूसरा, एंड जम्प्ड ये हमारा तीसरा बन गया, वर्ब बन गया। तो आप लोगों ने अब इस चीज़ को भी कंफ्यूज नहीं करना है, वो जो पहले हमने कहा कि ही इज़ नॉट ओनली एन ऑरेटर बट आल्सो ए फिलॉसफर। देखिए ऑरेटर, ही इज़ एन ऑरेटर, ये एक एट्रीब्यूट था, एक एडजेक्टिव उसके लिए यूज़ हुआ था, कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ था, और ही इज़ ए फिलॉसफर ये भी कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ था, वो जो था वो वर्ब नहीं था। अब एक ही सब्जेक्ट ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ब परफॉर्म कर रहा है कि वो उठा, वो खिड़की की तरफ चला गया और फिर उसने जंप लगाया। तो ये तमाम के तमाम वर्ब एक ही सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो ये सारा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट बनता है। तो इसलिए ये यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, न कि कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो आप लोग अगर पहले जो हमने क्वेश्चन ही इज़ नॉट ओनली ए फिलॉसफर, ही इज़ नॉट ओनली एन ऑरेटर, सॉरी ही इज़ नॉट ओनली एन ऑरेटर बट आल्सो ए फिलॉसफर, वहाँ वो सेंटेंस भी इसी किस्म का था, लेकिन आप उस चीज़ के साथ इस सेंटेंस को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही इज़ नॉट ओनली ए फिलॉसफर वो कम्प्लीमेंट था, वो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के तौर पर या उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है वो कम्प्लीमेंट होता है।
एंड ही इज़ अ फेलोज फॉर, वो भी कम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल, जिस तरीके से आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर वगैरह इस तरीके से जो यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट और उसके साथ एक वर्ब, इसके साथ दूसरा वर्ब और इसके साथ ये तीसरा वर्ब जो यूज़ हुआ है, तो ये एक सब्जेक्ट और बाकी तमाम के तमाम ये जो चीज़, ये बाकी माना जो हिस्सा पोर्शन बनता है सेंटेंस का, ये प्रेडिकेट है। तो इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है फिर ये इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इसलिए यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, आई डोंट वांट टू गो। ये तो बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही मतलब क्लियर हैं, सॉरी, ये बहुत ही क्लियर हैं कि ये नेगेटिव हैं। आई डोंट वांट टू गो नेगेटिव हैं, सिंपल हैं, कम्प्लेक्स हैं, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस, ये सिंपल भी है, आई डू नॉट वांट टू गो, ये सिंपल सेंटेंस भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस पर वो फिट आता है कि ये नेगेटिव आता है। फिर इसके बाद दो ही इज़ रिच ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर फिर से वही जो पहले हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया, यहाँ पर मैं ड्राइंग लगाऊं कि ही इज़ रिच, सॉरी यहाँ पर ये वाला ही इज़ रिच, तो वो अमीर है, एंड ही इज़ ऑनेस्ट, ये तो थोड़े इस साइड पे ये ठीक नहीं हो सकता। तो ये ही इज़ ऑनेस्ट, तो ही सब्जेक्ट हमारा बनता है और इज़ ऑनेस्ट हमारा प्रेडिकेट बनता है। तो ये एक हमारा क्लास बन गया, एंड ही ये हमारा सब्जेक्ट बनता है इस क्लास का, इज़ रिच हमारा प्रेडिकेट बनता है। तो ही इज़ ऑनेस्ट ये हमारा इंडिपेंडेंट या मेन क्लास आप उसको कहें, और ये ही इज़ रिच, चूँकि इसके साथ यहाँ पर ये दो इस्तेमाल हुआ है, और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये दो, ऑल दो, इफ़ वगैरह इस किस्म के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस क्लास के साथ मिल जाए तो ये इस क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं। तो एक सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लास से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, फिर इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये कंपाउंड नहीं होता, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ये सेंटेंस हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दो ही इज़ रिच ही इज़ ऑनेस्ट, दिस इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर ही रिटायर्ड ही बॉट द हाउस। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जो पिछला हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्वेश्चन था कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। क्यों? इसलिए कि ही रिटायर्ड ये हमारा एक क्लास बनता है, ही बॉट द हाउस, ही ये सब्जेक्ट, बॉट द हाउस ये हमारा प्रेडिकेट बनता है, और ही रिटायर्ड ये ही सब्जेक्ट, रिटायर्ड हमारा प्रेडिकेट। लेकिन उनके साथ ये जो आफ्टर इस्तेमाल हुआ है, ये आफ्टर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो आफ्टर ही रिटायर्ड ये हमारे क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास बना देता है या डिपेंडेंट क्लास बना देता है। तो डिपेंडेंट क्लास जब एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ या सबऑर्डिनेट क्लास जब एक मेन क्लास के साथ मिल जाए, तो उसके लिए उससे जो सेंटेंस बनता है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। फिर इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन आई गो स्विमिंग आई हैव टू कीप माई आइज क्लोज्ड अंडर वाटर। तो ये देखिए, ये व्हेन आपको पहली इंडिकेशन दे रहा है कि ये सेंटेंस कम्प्लेक्स ही हो सकता है, क्योंकि ये हमारे इसको क्लास को सबऑर्डिनेट बनाता है। क्यों? इसलिए देखिए, आई हैव टू कीप माई आइज क्लोज्ड अंडर वाटर, आई ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव टू कीप माई आइज क्लोज्ड अंडर वाटर, तो ये फिर प्रेडिकेट बनता है। देखिए, ये प्रेडिकेट सिर्फ एक ही वर्ब से भी बन सकता है, और ये इतना लेंथी भी हो सकता है, इससे भी लेंथी हो सकता है। प्रेडिकेट की मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट करूँ कि वर्ड्स, फ्रेजेस, लेटर्स और इनसे किस तरह फ्रेज बनते हैं, इस तरह किस तरह उनसे ये क्लासेस बनते हैं। फ्रेज क्लास में जो फ़र्क होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बेस पर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर वो आप लोग के फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के हवाले से जो आप लोगों का टेस्ट आने वाला है तो उनके कुछ MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। आई हैव टू कीप माई आइज क्लोज्ड अंडर वाटर, तो ये हमारा मेन क्लास है। और आई गो स्विमिंग, आई सब्जेक्ट है, गो स्विमिंग ये हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन व्हेन ने उसको सुबॉर्डिनेट बना दिया है, उसने उनको डिपेंडेंट बना दिया है। तो फिर से वही बात कि एक इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास और एक सुबॉर्डिनेट क्लास या हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास हैं उनके मिलने से जो सेंटेंस बनता है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, डू यू लाइक ब्रेड, सिंपल सेंटेंस है। तो नहीं, ये देखिए अब ये सिंपल भी है लेकिन साथ साथ उन्होंने इंटरोगेटिव भी लिख दिया है। तो ये तो जिस तरीके से वो पहले हमने एक सेंटेंस देखा जो नेगेटिव सेंटेंस था वो सिंपल भी था, लेकिन फिर वो उसमें वो नेगेटिव की वजह से बिल्कुल वो क्लियर था कि वो नेगेटिव था। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव फिर ज़्यादा ठीक रहेगा कंपाउंड। तो देखिए इसमें ये दोनों ठीक हो सकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस भी हैं और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ऐड करता जाऊँ कि जब हम सेंटेंसेस के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हैं तो एक तो सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा जो स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं, और एक होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो कुछ फंक्शन, अच्छा, तो स्ट्रक्चर के बेस पर ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं वो चार मेन किस्म के हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हैं, कम्प्लेक्स, और कंपाउंड कम्प्लेक्स जब मिलते हैं तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो ये बेसिकली हमारे साथ 4 किस्म के 4 टाइप्स के हमारे पास सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर इसके बाद जो फंक्शन की बेस पर हमारे साथ सेंटेंसेस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसमें ये चीज़ें होती हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास एजर्टिव सेंटेंस हैं, वो एजर्टिव सेंटेंस, इसके अलावा हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा हमारे पास होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद ये दोनों मिलकर यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिलकर फिर एक और किस्म भी बन जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव जो इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कमांड वाले होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए ये कहने का मकसद क्या है यहाँ पर, अपडेटिव मकसद ये है कि ये एक सिंपल सेंटेंस को आप ले ले, ये जो मुख्तलिफ किस्म के 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, सिंपल हैं, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स हैं, सिर्फ आप एक सिंपल सेंटेंस को ले लें, उनसे फिर आप फंक्शन कौन सा लेते हैं, आप उसको एजर्टिव फॉर्म में ले आते हैं, आप उसको नेगेटिव बनाते हैं, आप इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, वगैरह वगैरह इस किस्म के। तो कहने का मकसद ये है कि ये सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं इसको आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि ये सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, और फिर इसके बाद ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो ये भी टाइप्स हैं, लेकिन बट दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो जिस तरीके से मैं दोबारा से बल्कि कई मरतबा मैंने रिपीट किया कि आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको तफसील से एक्सप्लेन करूँगा कि ये सेंटेंस के टाइप्स किस तरीके से होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव है, व्हेन I went because I was invited, क्या ख्याल है, I went, ये तो हमारे पास एक क्लास बन गया, I सब्जेक्ट, went हमारा प्रेडिकेट, I was invited, I सब्जेक्ट, was invited प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पर इस because ने इस सेंटेंस को क्या बना दिया है, इसको डिपेंडेंट बना दिया है, इस I was invited। तो I was invited because I went because I was invited, तो ये एक मेन क्लास या
इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, मेन क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास। तो मेन क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास क्या जब इस तरीके से मिल जाते हैं तो फिर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फिर से मैं रिपीट करूं, ये जितने भी बिकॉज, दो, ऑल दो, इफ वगैरह, ये ऐसे कंजंक्शन है जिसको कहते हैं सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से हमारा जो क्लास होता है वो भी सबॉर्डिनेट होता है, और जब एक मेन क्लास के साथ सबॉर्डिनेट क्लास मिल जाए तो वो कम्प्लेक्स होता है। कंपाउंड दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं एंड, आर, बट वगैरह इस किस्म के, वो फैन, फेयर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फैन फैन बॉयज़ FANBOYS, तो इसमें एफ फार के लिए इस्तेमाल होता है, एंड के लिए इस्तेमाल होता है, एन नार के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से वो कुछ हमारे पास कंजंक्शन है फैन बॉयज़ से जो निकलते हैं, बनते हैं, बी बट, ओ आर, वाई येट एंड एस सो। तो इस तरीके से ये जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, वो हमारा सेंटेंस कंपाउंड बना देता है, लेकिन ये दो, ऑल दो, ये हमारे सेंटेंस को कम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ही वन मैनी मेडल्स, तो ही सब्जेक्ट है, वन मेडल्स, अब मेडल्स कितने, मैनी मेडल्स, तो ये हमारा प्रेडिकेट बनता है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन वेट हियर अंटिल रफीक कॉल्स अस। अच्छा, क्या ख्याल है, कंपाउंड या कम्प्लेक्स? वी कैन वेट हियर, ये हमारे पास, पहले इसको एनालाइज करते हैं। वी कैन वेट हियर, ये हमारा एक क्लास है, अंटिल रफीक कम्स। एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस अंटिल रफीक कॉल्स अस, अगर हम इसको इस सेंटेंस से निकाल दें तो क्या ये सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंट हैं, ये सबऑर्डिनेट हैं। लेकिन इसको अगर हम निकालें, वी कैन वेट हियर, हम यहाँ वेट कर सकते हैं जब तक रफ़ीक हमें कॉल ना करे, हमारे साथ ना मिले। तो फिर वो इसको अगर हम वी कैन वेट हियर से निकाल दे तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ये इसलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं कि किसी और क्लास पर डिपेंड करता है। ये बजाते खुद एक सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो अगर उसको अगर आप सेंटेंस से निकाल दे तो वो बजाते खुद एक सेंटेंस हो सकता है, वी कैन वेट हियर। लेकिन ये अंटिल रफ़ीक कॉल्स अस, ये नहीं हो सकता, ये सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस नहीं हो सकता। तो जब इस किस्म का वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर ये कम्प्लेक्स होता है। तो ये सेंटेंस के वी कैन वेट हियर अंटिल रफ़ीक कॉल्स अस, ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारा बना देता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये फिर से वो वोकेबलरी के तौर पे ये वर्ड दिया गया है कि हर जगह यू डिड इट अगेन। वो जिस तरीके से आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आप उसके लिए है तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, वाव इस्तेमाल हो सकता है, बराओ भी इस्तेमाल हो सकता है, नन ऑफ दिस। बहरहाल इन दोनों में हम एक लगाएंगे। तो चूँकि उसकी तारीफ़ आप कर रहे हैं, हैरानगी नहीं बल्कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप उसको शाबाशी देने के लिए बराओ का लफ्ज़ इस्तेमाल, बराओ यू डिड इट अगेन। तो वोकेबलरी का MCQs हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आई हर जगह हियर टिल संडे, आई शैल बी हियर टिल संडे। तो ये तो टेंसेस के हवाले से हैं कि संडे तक मैं यहाँ रहूँगा, तो या मैं यहाँ रहूँगी क्योंकि फीमेल के लिए होगा। तो आई शैल बी हियर टिल संडे और आई विल बी हियर टिल संडे, आई एम हियर, ये तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। ये विल बी और शैल बी दोनों में एक हो सकता है। तो यहाँ पर ये शैल बी इसलिए हम लगाएंगे कि जो कि आई के साथ और वी के साथ हम अमूमन शैल यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो जो जदीद ग्रामर है उसमें शेल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए या ऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ये हम सेफ साइड पकड़ेंगे और आई शेल बी हियर टिल संडे।
क्वेश्चन नंबर 23, हर जगह डू नॉट मेक ए नॉइज द बेबी इज एस्लीप। तो यहाँ पर है डू नॉट मेक ए नॉइज द बेबी इज एस्लीप, बच्चा सो रहा है इसलिए शोर ना करे। तो ये इसके लिए है इस्तेमाल नहीं होता, ओ इस्तेमाल नहीं होता, हश इस्तेमाल, ये इंटरजेक्शन का वो है ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हश, खामोश, बच्चा सो रहा है शोर ना करे, तो ये इसके लिए हश का वर्ड यूज़ होता है, इंटरजेक्शन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। ये क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, थोड़ा सा इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, ये सेंटेंस बेसिकली जूलियस सीजर के साथ रिलेटेड है। जूलियस सीजर में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दूँ, इसका नाम, ये एक रोमन जर्नैल था, जूलियस सीजर। तो उसने अपने सेनेट में ये बात की थी कि आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, उसने ये वर्ड अपने लिए यूज़ किए थे। फिर इसके बाद इन सेंटेंसेस को या इस सेंटेंस को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई केम, ये तो जूलियस सीजर ने कहा था। फिर इसके बाद नेपोलियन के साथ इसको मंसूब किया गया, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। फिर इसके बाद ये रिसेंटली, यानी मतलब 2011 या 2012 में ये लीबिया पर जब हमला किया गया और उसका जो हुक्मरान था मोअम्मर कज़ाफ़ी, उसको जब कत्ल कर दिया गया, तो उस वक़्त की जो अमेरिका की जो क्या उसको कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, उसने ये एक बयान दिया था, वी केम, वी कॉन्कर्ड, ही डाइड। यहाँ बताइए कि उसने कुछ इस तरीके से, वी केम, वी कॉन्कर्ड, ही डाइड, यानी ही वो मुअम्मर कज़ाफ़ी के लिए उसने इस्तेमाल किया था। तो मतलब कहने का मकसद ये है, इम्पॉर्टेंट ये फ्रेज़ यूज़ होता है या सेंटेंस यूज़ होता है, और ये मिलिट्री इस्तिलाह है, यानी मतलब फ़ौज जब किसी इलाके पर हमला करती हैं, किसी मुल्क पर हमला करती हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ उस पर हमला करके उस इलाके को फ़तह कर लेती हैं, तो फिर उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आई या ही या वी केम, वी सॉ, वी कॉन्कर्ड, यानी बहुत तेज़ी के साथ ये हुआ। अच्छा, अब ये इस सेंटेंस, थोड़ा सा इस सेंटेंस की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि ये सेंटेंस किस तरीके से आया। जब भी कोई फ़ौज किसी इलाके पर हमला करती हैं और तेज़ी के साथ उसको फतह करती है, तो फिर उस फौज के लिए दे केम, दे सा, दे कॉन्कर्ड, या फर्ज करें किसी हुक्मरान के लिए, किसी फौजी जर्नैल के लिए ही केम, ही सा, ही कॉन्कर्ड, इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। या कोई फौजी जर्नैल या बादशाह अपने लिए कहता है, जिस तरह जूलियस सीजर ने कहा था कि आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, तो इस तरीके से। अच्छा, अब ये इसका वो क्या है, मतलब एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, ही केम, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ही सा। अब देखिए यहाँ पर उसने एक दूसरा सब्जेक्ट लगा दिया और एक दूसरा प्रेडिकेट लगा दिया, और ये सब्जेक्ट और यहाँ पर उसने प्रेडिकेट लगा दिया। तो ही केम अगर हम इसको निकाल दें तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। ही सा अगर इसको निकाल दें तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। ही कंकर्ड अगर इसको हम निकाल दें तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो सकता है। यानी मतलब कहने का मकसद ये है कि एक सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्रेडिकेट, सब्जेक्ट फिर इसके बाद प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ये भी एक क्लास है ही केम, ही सा ये भी क्लास है, एंड ही कंकर्ड ये भी क्लास है। और इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा क्लासेस जब आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, आप लोग समझते होंगे कि यहाँ पर एंड या और या बट तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये तो वो स्टाइल होता है कहने का, या मतलब रेट्रिक का, वो जिस तरीके से उसमें जज्बात लाने के लिए और अपनी बर्तरी को शो करने के लिए जब इस किस्म की बात की जाती है। फर्ज करिए जब जूलियस सीजर कह रहा था आई कैम, आई सा, आई कंकर्ड, तो वो बीच में ये ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा था कि मैं एंड लगा दूँ। तो ये मतलब है कि वो उस स्टाइल के साथ उसका ताल्लुक़ होता है कि किस तरीके से फिर ये लोग इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, या किस तरीके से ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया।
बहरहाल सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हमारा ये सेंटेंस जो है ही केम, ही सा, ही कंकर्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इज़ द सन शाइन्स, ये तो एक मतलब ज़रबुल मिसल के तौर पे यूज़ होता है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसमें वाइल इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सो मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो वो जो है मतलब है कि ज़रबुल मिसल हैं या जो भी आप कहे वो इस तरीके से। शी रन्स एवरी डे, सो शी इज़ वेरी फिट। तो यहाँ पर दोबारा से सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है या हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, सिंपल हैं या नन ऑफ दीज हैं। अच्छा, शी रन्स, यहाँ पर अगर हम इसको ले ले शी रन्स, शी रन्स, ये एवरीडे हमारे पास एडवर्ब बनता है, ये भी उसका हिस्सा है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। शी हमारा जो है वो सब्जेक्ट एंड रन्स एवरीडे, ये इस क्लास में हमारा प्रेडिकेट बनता है। सो मैंने आप लोगों को फेन बॉयज़ का बता दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख दूँ, वहाँ पर मैंने बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों को बता दिया। फेन बॉयज़, FANBOYS। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि फार, यहाँ पर ये F मीन्स फार, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स आर, Y मीन्स येट एंड S मीन्स सो। तो ये 8 ऐसे कंजंक्शन है जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जब आ जाए, यहाँ पर देखिए ये S, सो शी इज़ वेरी फिट, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि अगर आपका जो दूसरा क्लास है शी इज़ वेरी फिट, ये अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए, इंडिपेंडेंट यानी मतलब मेन क्लास, अगर हम इसको निकालें शी इज़ वेरी फिट, तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। शी रन्स एवरी डे कंप्लीट हो सकता है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन सो के ज़रिए से मिला दिया गया है। सो यहाँ पर ये सो हमारे पास कंजंक्शन है। तो इस तरीके से जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। सो शी रन्स एवरी डे, ये एक क्लास, सो हमारे पास कंजंक्शन शी इज़ वेरी फिट, फिर इसके बाद हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। तो फिर इस किस्म के सेंटेंस के लिए कंपाउंड सेंटेंस का वर्ड यूज़ होता है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 26, ये शी रन्स एवरी डे, सो शी इज़ फिट, ये कंपाउंड है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, जावेद प्रिपेयर्ड द फूड दैट दे हैड ऑर्डर्ड, ये डेट पर आप लोगों ने पर्टिकुलरली सोचना है कि ये डेट किस लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, जावेद प्रिपेयर्ड द फूड, यहाँ जावेद प्रिपेयर्ड द फूड, ये हमारे पास ये एक क्लास बन गया, ये फूड भी उसके साथ है। जावेद हमारा सब्जेक्ट हुआ एंड प्रिपेयर्ड द फूड ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। दे हैड ऑर्डर्ड, यहाँ पर ये देखिए, ये दे से लेकर ऑर्डर तक, तो इसमें ये हमारा दे जो है ये वो है हमारा सब्जेक्ट, हेड ऑर्डर ये हमारा प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें वो हैं दैट जो है ये इस क्लास को सबॉर्डिनेट बनाता है, यानी जावेद ने वही खाना बनाया जो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। तो जब इसने इस क्लास को सबॉर्डिनेट बनाया, और सबॉर्डिनेट क्लास जो होता है वो डिपेंडेंट क्लास होता है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास जब इस तरीके से मिलते हैं तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इसलिए ये मैंने इब्तिदा में भी बता दिया कि आप लोगों ने इस डेट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये डेट यहाँ पर हमारे इस क्लास को सबॉर्डिनेट बना देता है, तो सबॉर्डिनेट क्लास की वजह से फिर ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27,
विच मार्क इज़ यूज्ड इन सेमी कोलन। अच्छा, ये पंक्चुएशन मार्क के हवाले से कोलन है, सेमी कोलन है, तो सेमी कोलन के लिए वो जो यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, ये सेमी कोलन है। यहाँ पर देखिए ये लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोलन है, और ये जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो इस्तेमाल होते हैं, वो इसके हवाले से ये क्वेश्चन है। पंक्चुएशन, आई हैव ब्रॉट माई अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने इन केस को देखना है कि इस इन केस ने इस चीज़ को कम्प्लेक्स कैसे बना दिया है। देखिए यहाँ पर आई हैव ब्रॉट माई अम्ब्रेला विद मी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक क्लास बन गया। इसमें आई बहुत ही सिंपल छोटा सा आई हमारा सब्जेक्ट है। हैव ब्रॉट माई अम्ब्रेला विद मी, मैंने अपने साथ अपनी छतरी छाता वगैरह ले आया। इट रेन्स, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, इट रेन्स, इसमें इट जो है ये फिर से हमारा सब्जेक्ट है और रेन्स हमारा प्रेडिकेट है। अब जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने लाजमन ख़ास तौर पे देखना है, इन केस। तो अगर बारिश हुई तो बारिश के ख़तरे को देखते हुए मैंने अपने साथ अम्ब्रेला ले आया। तो इन केस इट रेन्स, इन केस की वजह से ये सेंटेंस, ये क्लॉज, ये हमारा सबॉर्डिनेट हो गया। तो इन केस इट रेन्स सबॉर्डिनेट, फिर से सबॉर्डिनेट क्लास प्लस हमारा मेन क्लास, या हमारा इंडिपेंडेंट क्लास प्लस हमारा डिपेंडेंट क्लास। तो इसको जब इस तरीके से मिलाते हैं तो फिर वो सेंटेंस क्या बन जाता है, वो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो ये इन केस की वजह से वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा, या इन केस इट रेन्स ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ मैंने सिर्फ 30 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सेलेक्ट किए थे। आई राइट एन एसे, आई सब्जेक्ट, राइट एन एसे ये हमारा प्रेडिकेट है, तो लाजमी बात है ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स, नन ऑफ दिस, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है, राइट एन एसे। तो यहाँ पर हमारा ये डिस्कशन ख़त्म होता है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन होगा वो ग्रामर के बेसिक्स होंगे। इससे मेरा मुराद क्या है, देखिए ये जो 2 क्लासेस या सेशन मैंने अटेंड किए, ये हमारे उन दोस्तों के लिए जो ये फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर का जो टेस्ट है वो इसको अटेंड करने जा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए ये सेशन अटेंड करूं। अदरवाइज़ वो मेरा जो तरीका था वो ये था कि ग्रामर के हवाले से जो हमारे स्टूडेंट, आम स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट से जो मुतालबा कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मैं ग्रामर के बेसिक से उनके लिए डॉन वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर उनके लिए ये लेक्चर्स अपलोड करूं। तो यहाँ पर देखिए मेरा तरीका किस तरीके से होगा, मैं अगले वीडियोस के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ग्रामर को पहले हम वर्ड लेवल पर पढ़ते हैं, वर्ड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड लेवल पे किस तरीके से होता है। ये तो उसने 5 लगा दिया, इसको मैं काट देता हूँ। ये ग्रामर एट वर्ड लेवल, वर्ड्स अल्फाज के लेवल पे। फिर इसके बाद ग्रामर को हम सेंटेंस के लेवल पे देखते हैं, सेंटेंस के लेवल पे हमारा ग्रामर, और फिर इसके बाद ग्रामर को हम डिस्कोर्स के लेवल पे पढ़ते हैं। डिस्कोर्स का मतलब मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं कि पैराग्राफ के लेवल पर या ऐसे के लेवल पे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स पढ़ते हैं, अल्फाज। ये लेटर्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेटर्स अल्फ़ाबेट्स में फिर क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, और फिर उन्हीं वर्ड्स से हमारे फ्रेज़ेस, क्लासेस बनते हैं, और क्लास फिर सेंटेंस में बनते हैं। तो यहाँ ये वर्ड्स के लेवल तक जो हमारे ग्रामर का डिस्कशन होता है, वर्ड्स के लेवल तक। तो ये क्या होता है, ग्रामर एट वर्ड्स लेवल।
अल्फाज के लेवल तक। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन होता है। देखिए वर्ड क्या हो सकते हैं, ये या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें वर्ड्स होते हैं और इनको आप लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में, किसी क्लास में। तो ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं ग्रामर एट वर्ड्स लेवल। तो ये है एक लेवल नंबर 1, या मतलब है कि ग्रामर का ये एक हिस्सा होता है। फिर इसके बाद ये क्लासेस या फ्रेजेस आपस में मिलकर क्लासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ है। क्लासेस आपस में मिलकर सेंटेंस बनाते, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो फिर ये हमारे पास ये दूसरे लेवल पे ग्रामर एट सेंटेंस लेवल बन जाता है। फिर इसके बाद जब हम डिस्कोर्स के लेवल पे चले जाते हैं, डिस्कोर्स लेवल का मतलब ये है कि जब हम कोई पैराग्राफ के लेवल पर उस चीज़ को देखते हैं, उसमें यूनिटी है, कोहेरेंस है, नहीं है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे यूज़ हुए हैं वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिर उस चीज़ पर इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो जिस तरीके से हमने आज ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसमें हमने डिस्कस किया, तो आने वाली क्लासेस में जो हमारी डिस्कशन होगी वो इस लेवल से शुरू होगी, फ्रॉम वर्ड लेवल, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट में क्या फ़र्क है, ये वर्ड्स कैसे बनाते हैं। फिर वर्ड्स में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, फिर वो काफ़ी लेंथी डिस्कशन बन जाते हैं। फिर हमारे पास सेंटेंसेस, फिर सेंटेंसेस के ये जो मुख्तलिफ़ किस्म आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद हमारा जो ऐसे के लेवल पर या पैराग्राफ के लेवल पर जो ग्रामर के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने डॉन वर्चुअल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।